चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के साथ। तो लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिलने जा रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में विपक्ष पर अपशब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ बन गए हैं। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। इधर कोलकाता में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हम सीपीएम को उखाड़ फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। वहीं मतदान के आखिरी चरण से पहले आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पटना में फुलवारी शरीफ के खानकाह पहुंचकर पीर बाबा से मुलाकात की। इस दौरान लालू मुस्लिम टोपी पहने नजर आए। लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पीर बाबा के दरबार में लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 जून को मोदी की विदाई तय है। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार है। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को क्या होगा? सरकार बनेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ लूटना था, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में बिल्कुल एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया। लोकसभा का चुनाव आखिरी दौर में है। ऐसे में क्या है पूरे चुनाव का गुना भाग? आज चुनाव अड्डा में चुनावी पंडितों से इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत को बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी, जिससे अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है।
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स 220 अंक गिरकर 75,171 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 44 अंक गिरकर 22,888 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा एफएमसीजी इंडेक्स में रही। वहीं मेटल इंफ्रा शेयरों पर प्रेशर देखने को मिला। तो मार्केट का अब हाल पूरा समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले आप ये बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स क्या कुछ रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर ही कामकाज था। आज पूरे दिन दायरे के अंदर इंडेक्स रहा। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रही, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में मेजरली आज आपको रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा बिकवाली थी फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, जहाँ पे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में 660 शेयर तेजी के थे और बाकी 1700 शेयरों के करीब बिकवाली का दौर आपको दिखेगा। डिफेंसिव में बाइंग थी, एफएमसीजी में खरीदारी, फार्मा में खरीदारी, थोड़ी बहुत आईटी में खरीदारी। प्रेशर था पीएसयू में, पीएसयू बैंक्स के अंदर, एनर्जी में, रियल्टी में, ऑटो एंसिलरी में, जहां पर कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिली। मेटल में प्रॉफिट टेकिंग थी, इंफ्रा में प्रॉफिट टेकिंग थी, जिसके चलते बिकवाली थी। लेकिन ओवरऑल एक सेशन पूरा रेंज बाउंड था और बड़े इवेंट से पहले मार्केट अपने आप को पोजीशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सुमित, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन आज रहा? तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। इसमें डीवी स्लैब आज सेकंड डे कंसेक्यूटिव डे जबकि पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अच्छी खरीदारी थी यहाँ पर 3-3.5% ऊपर। एसबीआई लाइफ करीब 3% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 2.5% ऊपर और ग्रासिम 2% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बिकवाली थी आज अदानी पोर्ट्स में 2% के आसपास का दबाव, पावर ग्रिड 1.5% नीचे, बीपीसीएल 1.5% नीचे, कोल इंडिया 1.5% की बिकवाली यहाँ पर रही। मिड कैप में आज लीड कर रहा था प्रिज्म जॉनसन, नुवामा हेवेल्थ, करीब ग्लेनमार्क फार्मा सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि बाइंग, और केएनआर कंस्ट्रक्शन 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर थी। बिकवाली थी आइनॉक्स विंड में, ब्लॉक डील का इम्पैक्ट था। एलजी इक्विपमेंट नंबर्स के बाद 6% नीचे। हाँ, हुडको में बिकवाली थी और स्नाइडर इलेक्ट्रिक लगातार लोअर सर्किट में करीब 5% की बिकवाली। शोभा लिमिटेड 4-4.5% के आसपास का दबाव यहाँ देखने को मिला। ब्रिगेड 4% नीचे रहा। प्रेस्टी एस्टेट 3.5% नीचे और साथ साथ फिनिक्स मिल्स जहाँ पर आज प्रेशर था। तो रियल एस्टेट स्पेस में प्रेशर था, जिनका इम्पैक्ट यहाँ पे आप स्टॉक्स के अंदर देख भी रहे हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने की तैयारी कर रही है। आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में जल्द आ सकती है। कि आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात की है। एलआईसी यूजुअली इस तरीके की बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि अभी लीडरशिप भी चेंज हुई है, आपके लीडरशिप में क्या एक्विजिशन या कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा अनाउंसमेंट देख सकेंगे FY25 में? हम लोग जो है पूरा सारे के सारे ऑप्शंस खुला रखते हैं जी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ ऑप्शंस आर ओपन, हमारे लिए खुला है एलआईसी के लिए। और मेरा समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें अभी तक अच्छा सा मतलब ये नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। और आने वाले समय में जब नया कानून आएगा, इंश्योरेंस एक्ट चेंज होगा, उसमें कंपोजिट लाइसेंस आएगी, तो वो समय जो है हम उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। ओके। तो हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस में आए। इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आज सुबह बम होने की खबर से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। बम की सूचना के बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला, लेकिन इस बीच कुछ यात्री घबराकर विमान से नीचे कूदने लगे। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स सवार थे। वहीं इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर QRT और बम डिस्पोजेबल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को एक टिश्यू पेपर मिला था, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। पुणे में हुए पोर्शा हादसे में अब तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। नाबालिग के ब्लड सैंपल बदलने वाले ससून अस्पताल के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। पुणे एक्सीडेंट केस में खुलासा ये हुआ है कि एक जनप्रतिनिधि के कहने पर ब्लड सैंपल बदला गया था। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं दिवाकर के साथ। तो दिवाकर, ये बताएं, एक के बाद एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब क्या अपडेट है?
देखिए, पुणे हिट एंड रन मामले में आज जो है जो राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी है 3 सदस्यों की, वो पुणे पहुंची है। पुणे पहुंचने के बाद वो ससून अस्पताल गई है, जहां पर जो रिपोर्ट बदली गई थी, जो सैंपल चेंज किए गए थे, उससे रिलेटेड तमाम स्पॉट पर गई है, वहां पर जांच की है। दरअसल जो जेजे अस्पताल के डीन है मुंबई में, पल्लवी सापले, वो जो है उनके नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है। वो और उनके 2 और सदस्य जो है आज सुबह पुणे पहुंचे हैं और लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर सैंपल लेने के दौरान क्या जो मैनुअली चीजें होती हैं वो क्या की गई थी या नहीं की गई थी, सैंपल जांचने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था। और डॉक्टरों पर जो आरोप है कि उन्होंने नाबालिग का जो सैंपल है वो कूड़े में डाल दिया था, जैसा कि पुणे पुलिस दावा कर रही है, और दूसरे मरीज का सैंपल लेकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और पुणे पुलिस को दी थी। लेकिन पुणे पुलिस को जब उसमें अल्कोहल नहीं नजर आया, अल्कोहल की रिपोर्ट में साफ तौर पर उनको लगा कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं फर्जी है, तो ऐसे में उन्होंने दोबारा ससून अस्पताल ले जाकर ही आरोपी नाबालिग को जो है वो दोबारा ब्लड सैंपल लिया, लेकिन इस बार रिपोर्ट जो है उन्होंने औध अस्पताल में भेजी थी। और ऐसे में अब जो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी है वो कब तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है, ये देखना काफी अहम है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है उसने भी डॉक्टर तावरे और डॉक्टर हरनोल के खिलाफ जो है बाकायदा नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर उन्हें अपना जवाब देना है। अगर वो 7 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं और इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से दी गई है। तीसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जहां तक किडनैपिंग की बात है, किडनैपिंग के मामले में ड्राइवर की जो किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी को जो है क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। ये गाड़ी जो है वो सुरेंद्र अग्रवाल के घर से ही बरामद की गई है। मर्सिडीज ये कार है जिसे क्राइम ब्रांच ने आज बरामद किया है। उसी कार से ड्राइवर का अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उसे घर ले जाकर बंधक बनाया गया था और उसके बाद फिर उस पर केस अपने ऊपर लेने के लिए लगातार अग्रवाल परिवार दबाव बना रहा था। शुक्रिया दिवाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पटना की, जहां पर छात्र नेता की हत्या का मामला गर्मा गया है। छात्र नेता हर्षराज की हत्या मामले में आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को पटना लॉ कॉलेज के पास लाठी से पिटाई के बाद अस्पताल ले जाते वक्त एक छात्र की मौत हो गई थी। इसके विरोध में आज छात्रों का गुस्सा फूटा और कई छात्राओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। तो इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं संवाददाता चंद्रमोहन से। तो चंद्रमोहन, ये बताएं अभी पटना में क्या हालात है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हर्षराज की हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। उससे पूछताछ लगातार चल रही है और जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पटना कॉलेज का ही वो जैक्सन हॉस्टल है जहां पर वो रहता था और पटना जिले के अम्हारा इलाके का रहने वाला है। लेकिन बाकी और कौन शख्स थे, जब हर्षराज पटना लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर निकल रहा था और उसके बाद पहले से नकाब पहनकर वहां पर मौजूद थे, घात लगाए बैठे थे और जैसे ही हर्षराज मोटरसाइकिल पर बैठने जा रहा था उसी दौरान उसके ऊपर लाठी डंडों से और ईंट पत्थर से हमला कर दिया और जब तक हर्षराज को अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मौत के बाद छात्रों में काफी गुस्सा देखने को मिला और आज सुबह सुबह भारी संख्या में पटना यूनिवर्सिटी के सामने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंच गए और उसके बाद हंगामा करते हुए अशोक राजपथ होते हुए वो कारगिल चौक पर पहुंचे। घंटों तक वहां पर यातायात उन लोगों ने बाधित रखा। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि चंदन की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है कि वहां पर और कौन कौन छात्र मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से हर्षराज की हत्या की गई और वहां पर आसपास में जो लोग मौजूद थे वो मुख्य दर्शक बने रहे, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहा है। और साथ ही जो छात्र गुस्से में हैं वो भी सीधे तौर पर पटना जिला प्रशासन, पुलिस के ऊपर और यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े
खड़े कर रहे हैं कि आए दिन पटना यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जब भारी संख्या में वहां पर छात्र पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, फायरिंग करते हैं, बमबाजी करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस साफ तौर पर यह दावा कर रही है कि पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन और लोग इस घटना में संलिप्त थे और इस घटना के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें एक युवक की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, ऐसा पटना पुलिस का दावा है। लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस यह दावा भी कर रही है कि जल्द ही उसका भी खुलासा हो जाएगा। साथ ही पास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस हत्या के बाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वो लगातार विरोध प्रदर्शन जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। शुक्रिया चंद्रमोहन, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। मई की गर्मी ने उत्तर भारत में लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जून के महीने में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो मौसम के मिजाज पर अब सीधा रुख करते हैं असीम मनचंदा का। तो असीम, बताएं फिलहाल किस तरह से गर्मी का सितम जारी है? इस वक्त पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। राजस्थान के फौलादी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एक बीएसएफ जवान की मौत भी लू लगने से हो गई है। उत्तर भारत में मैं बात करूं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब जगह गर्मी अपने नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली में भी कल 10 साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन देखने को मिला। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी आपको गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। फिलहाल 2 दिन तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और उसके बाद जून में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक जून में भी हीट वेव के दिन 8 से लेकर के 10 हो सकते हैं। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए, राहत लेने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो सब जगह गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। थोड़ी सी गनीमत यह है कि मॉनसून अपने ट्रैक पर है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर मॉनसून केरल तट के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 30 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब मानसून दिल्ली तक पहुंचेगा, तभी आपको राहत मिल सकती है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। तो असीम बता रहे थे कि किस तरह से अगले 3 से 4 दिन फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही और अब आपको बताते हैं जाते जाते आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। पैकेज फूड से लेकर पेय पदार्थों में शुगर के ओवरडोज को रोकने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एक गाइडलाइन भी तैयार की गई है। क्या है गाइडलाइंस और इससे कैसे फायदा होगा, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। कि